साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आरिफ वक़फ़ सेवा मंच से एज यूजुअल संडे को आप लोगों के सामने इंटरेक्शन करने के लिए आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9920080022। साथियों, मैं पिछले संडे को आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं सिर्फ वीडियो बनाकर आप लोगों को इतना नहीं करता हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ, साथ ही साथ कंप्लेंट भी फाइल करता हूँ। और जब कंप्लेंट इनफ हो जाती है ना, उसके बाद में पिटीशन फाइल करता हूँ। तो मैं लास्ट संडे को एक बहुत बड़ी पिटीशन जो मैंने डाली है मेरी ज़िंदगी की, है ना, वो मूव हो चुकी है हाई कोर्ट के अंदर। देखते हैं, क्योंकि अभी कोरोना का है, काल चल रहा है, पीरियड चल रहा है, तो सर्कुलेशन मिलना, अर्जेंट कॉल मैटर लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट जा रहा है। बहरहाल दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी पिटीशन को एडमिट भी करा ले, नोटिस निकल के सबके 12 बजे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक वाक़या बताना चाहूँगा करबला का। करबला की जो जंग हुई थी, वो जंग दो सोच के बीच की जंग थी, यजीद और हज़रत इमाम हुसैन के बीच में। यजीद की सोच ये थी कि ताकत ही हक है, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। यजीद ये सोचता था कि ताकत ही हक है। उसको टकराव था हमारे हज़रत इमाम हुसैन का कि ताकत ही हक नहीं, बल्कि हक ही ताकत है। अल्लाह अकबर। साथियों, हक का दामन थाम के रखो, हक। इसलिए मैं जब भी बोलता हूँ हक बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, डॉक्यूमेंट के बेस पे बोलता हूँ। किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करता हूँ, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ। और आइंदा आज इसके बाद में भी जब भी बोलूँगा हक, क्योंकि हमको सबक मिला है हक। ठीक है दोस्तों, आप भी गुजारिश करो तो आप लोगों से भी कि जब भी बोलो तो हक ही बोलो। किसी की इज्जत उसके दौलत से मत करो। अगर तुम उसकी इज्जत उसके दौलत देकर करने लगे हो तो आपने अपना ईमान खो दिया है, समझ लीजिएगा साथियों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 रोज़ पहले अपने महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड की एक मीटिंग मुंबई के अंदर हुई, मंत्रालय के अंदर। उस मीटिंग के बाद में हमारे वक्फ बोर्ड मेंबर जनाब सैयद इम्तियाज़ अली साहब ने एक ट्वीट किया, जो मुझे भी मिला। गुड। FIR की है अभी तक के 2 साल बोर्ड बन गया है, 14 FIR हुई है। कुछ नहीं बोलूँगा, अच्छा है, गुड। मेरे आप लोगों से मेंबरान गुजारिश ये है कि सिर्फ FIR करना हमारा बुनियादी मकसद नहीं होना चाहिए। सब आपसे वादा करता हूँ, अगर आप सेक्शन 52A के तहत अगर किसी रीजनल ऑफिसर को, किसी ऑफिसर को या किसी को अपॉइंट करके FIR करने की कोशिश करो ना, तो सैयद आरिफ का आपको वादा है, साल के 50 FIR करवा के दूंगा। इतने मैटर्स मेरे पास में है। बट दैट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग। इम्पॉर्टेंट मैटर वो होता है कि हमको प्रॉपर्टी को रिट्रीव करके वक़्फ़ में लाना है। FIR करके छोड़ देना क्या होता है? सब देखिए, एग्जांपल वसी की जमा मस्जिद लैंड, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सब जानला की मस्जिद का लैंड वैसे ही वो चढ़ पड़ा है। तो उसमें क्या हो जाता है ना कि वो मैटर सब पेंडिंग रह जाता है और हम वैसे के वैसे उसके अंदर पीछे रह जाते हैं। एनीवे, जब अब बात निकली है FIR की, तो चलो बात करते हैं सेक्शन 52 की। सेक्शन 52A क्या कहता है? सेक्शन 52 जो है, दैट इज़ मोर रिलेटेड टू वक़्फ़ प्रॉपर्टी के बारे में, एंड दैट पावर ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन is been vested with the Waqf board. Let me explain you. Section empowers the board to recover the transferred properties of the Waqf and provide for a legal remedy by way of an appeal to the tribunal. ये सेक्शन 52 कहता है। 52A के अंदर क्या है? 52A ये कहता है कि पेनल्टी फॉर एलिनेशन ऑफ वक़्फ़ प्रॉपर्टी विदाउट सैंक्शन ऑफ बोर्ड। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको एलिनेट करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, तो बिफोर डूइंग ऑल सच थिंग यू मस्ट हैव टू ऑब्टेन द प्रायर परमिशन फ्रॉम द वक़्फ़ बोर्ड। अब अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छा है। और जहाँ तक मेरा अपना नॉलेज है, 2013 के बाद जो अमेंडमेंट आए थे वक़्फ़ एक्ट में, 13 के बाद में, तो ऑल द पावर्स रिलेटेड टू एलिनेशन एंड ट्रांसफ़र हैज़ बीन विड्रॉन। तो एज ऑन टुडे, इफ समवन सेज दैट कि आई हैव द board resolution that ki I can transfer the property, I can alienate the property, is totally fake, नल्ला, झूठ। ठीक है,
नहीं हो सकता है। 2013 के बाद में तो नो वन हैव द पावर, नो वन, आई एम रिपीटिंग अगेन, नो वन हैव द पावर टू अलाउ एनीवन टू एलिनेट एंड ट्रांसफर द वक्फ प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, 52A क्या कहता है? 52A(1) जिसके अंदर एफआर होती है, तो 1 क्या कहता है? Whoever alienate or purchase or takes possession of in any manner whatsoever, either permanently or temporarily, any movable or immovable property being a waqf property without prior sanction of the board shall be punishable with rigorous imprisonment for a term of 2 years। दोस्तों, ये सेक्शन 52A(1) के तहत अगर एफआर होती है तो मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि उसको जो ये एंटीसिपिटी के लिए जाते हैं ना, वो भी ग्रांट नहीं होती है। मैंने खुद ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई किया है। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूँगा आप लोगों से कि जब भी अगर कुछ तुम अगर एफआर करवाने की कोशिश करो तो 52A के तहत, ठीक है। इसका अल्टरनेट क्या वो भी बताऊँगा आपको मैं। नाउ 52A(2) क्या कहता है? Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, any offence punishable under this section shall be cognizable and non-bailable। बोला था ना आपको, नो बेल। ठीक है सर। तीसरा 52A(3), वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुन लीजिएगा। No court shall take cognizance of any offence under this section except on a complaint made by the board or any officer duly authorized by the state government in this behalf। What it means? Under section 52A(1) के तहत अगर कोई भी कंप्लेंट करने के लिए जाता है, एफआईआर करने के लिए जाता है, तो इट शुड बी अथोराइज बाय द स्टेट बोर्ड और इट शुड बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तभी जाके इसके अंदर सेक्शन 52 के अंदर एफआईआर हो सकती है। अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ कि मैंने चिंचपुर आष्टी बीड के अंदर जो मतलब थोड़ी सी मेहनत की थी, जो बाद में आप लोगों को काफ़ी लोगों ने बताया कि हमने किया। ठीक है, आई डोंट वांट टू टेक ए क्रेडिट, मुझे मेरे अल्लाह से हिसाब लेना है और मैंने वाकई में अगर कुछ अच्छा काम किया तो मैं आप लोगों को गवाह के अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला से कबूल करे। चिंचपुर के अंदर जनाब मेम्बरान, आपको बताता हूँ मैं, जब मैं आप लोगों के पास में ऑनरेबल मिनिस्टर के पास में गया था तो सिंगल एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ था जिसके तहत वक़्फ़ से प्रॉपर्टी बाहर आके इंडिविजुअल पार्टी को गई थी, ट्रांसफ़र हुई थी। आप लोगों के, फिर मैं कह रहा हूँ विथ ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, आप लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से आज वो एक आदमी ने कम से कम 107 एग्रीमेंट कर दिए, सब चेन ऑफ एग्रीमेंट हो गए। आपको एफआईआर करने का इतना शौक है तो एक आदमी को अपॉइंट कर दो, सेक्शन 52A के तहत बिठा दो चिंचपुर के अंदर। एटलीस्ट मैं दावे से कहता हूँ 50 एफआईआर तो आराम से होनी है एक ही प्रॉपर्टीज में। आपको तो पूरा महाराष्ट्र से पड़ा है, मैं इसके पहले भी वीडियो में बोला था और अभी भी बोलता हूँ, रिपीटेडली बोल रहा हूँ। अभी तो SIT भी बैठ गई है। अच्छा, अब अगर सपोज कि हमने एफआईआर कर भी डाला, सर हमने क्या इश्यू किया? सर सीओ साहब को बोलो सेक्शन 54 जो उनका खुद का पावर है, प्रॉपर्टी को वापस ले, वॉकऑफ में ले आए। क्या कर रहे हैं आप? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हमने सिर्फ रेवेन्यू के अंदर एक अपील फाइल करके रख दिए, छोड़ दिए। कि रेवेन्यू में क्या होना है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज़ क्या करती है और क्या होने वाला है। ट्रिब्यूनल में, ऑनरेबल हाईकोर्ट में जाके टाइटल लो अपने पास में, प्रॉपर्टी को रिट्यू करने की कोशिश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर मैं आज का वीडियो जो बनाना चाह रहा था कि सेक्शन 52 तहत सिर्फ एफआईआर करना इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट प्रॉपर्टी विच हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द वक़्फ़ टू द इंडिविजुअल पार्टी, प्राइवेट पार्टी, दैट प्रॉपर्टी मस्ट कम बैक टू द वक़्फ़ बोर्ड। दैट शुड बी आवर टारगेट। ठीक है सर। अभी ना हम देखेंगे कि वहाँ पर चिंचपुर के बाद में आगे क्या होता है। सर अगर 52 साथियों में अब आपके पास में आता, आपको बताता हूँ कि किसी कारण वक़्फ़ बोर्ड आपके कंप्लेंट को, आपके ग्रीवेंसेस को सुन नहीं रहा है, 52A के तहत एफआईआर नहीं हो रही है, टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अगर आपके एलिगेशंस डॉक्यूमेंट्री सही है, वक़्फ़ एक्ट 101 के तहत
वक़फ़ एक्ट 101 के तहत, अच्छा 101 क्या कहता है पहले पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिए। 101 कहता है सर्वे कमिश्नर, मेंबर्स एंड ऑफिसर ऑफ द बोर्ड डीम टू बी ए पब्लिक सर्वेंट। ठीक है सर। तो सेक्शन 101 2 के तहत, सेक्शन 101 2 के तहत क्या कहता है, 2 बता दो अभी, वो जो आपके मतलब का है। एवरी मुतवल्ली ऑफ ए वक़फ़, एवरी मेंबर ऑफ ए मैनेजिंग कमिटी whether constituted by the board or under any deed of waqf, every executive officer and every person holding any office in a waqf shall also be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of IPC। मेरा मतलब ये होता है कि सर अगर कोई मुतवल्ली के खिलाफ हम ग्रीवेंसेस करते हैं बोर्ड में, और बोर्ड अगर आपके ग्रीवेंसेस को, आपके कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करता है, टेंशन लेने का नहीं। 101 के तहत वो जो मुतवल्ली है वो पब्लिक सर्वेंट है। अगर पब्लिक सर्वेंट है उसके ऊपर सेक्शन 21 IPC के तहत FIR कर दीजिएगा। ये हमको कब FIR कहाँ काम आएगी मैं बताता हूँ आपको। मुझे बहुत फ़ोन आते हैं कि सर हमको ED में जाने का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर में जाने का है, तो थोड़ा सा इमेच्योरिटी रहती है, मैं भी बहुत लाइटली लेता हूँ। दोस्तों, ED में जाने के पहले आप जो भी ग्रीवेंसेस, जो एलिगेशंस लेके जाना चाहते हैं ना ED के अंदर, उसकी प्राइमरी स्टेप ये होती है कि उन लोगों के ऊपर आपके एलिगेशन के खिलाफ कंसर्न पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर्ड होना लाजमी है, मैंडेटरी है। ठीक है। तो वक़्फ़ बोर्ड अगर नहीं मानती है, नहीं करती है, कोई बात नहीं, बिकॉज कि वो लोग बिजी रहते हैं, 2-2 महीने में एक मीटिंग होती है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ दीजिएगा उसको। ठीक है। हम सेक्शंस 101(2) के तहत उस मुतवल्ली को गवर्नमेंट सर्वेंट मानते हुए सेक्शन 21 IPC के तहत उसके ऊपर FIR करने का, FIR की कॉपी लेने का, जितने आपके एलिगेशंस हैं, जितने आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट को साथ में लगाने का, मर्ज करने का, और ED के अंदर आप जाके कंप्लेंट फाइल कर देने का। यस, अगर आपको ED के अंदर किसी भी चीज़ की असिस्टेंस की ज़रूरत है तो सैयद आरिफ आपको मदद करेगा, प्रोवाइडेड आपकी कंप्लेंट पहले कंसर्न पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर्ड हो जाना लाजमी है, क्योंकि ED के अंदर तो अपना आना जाना है, वो तो सब जानते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात मेरे लिए नहीं है। ओके दोस्तों, बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं होने का कि अरे अब सेक्शन वो हो नहीं रहा है तो क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है ना, मैंने देखा है क्या हो गया मालूम है क्या, लोगों के इखलाक पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। मौत इंसान को ज़रूर मार देती है, मौत जो है इंसान को ज़रूर मार देती है, मगर अच्छे इखलाक वाले हमेशा ज़िंदा रहते हैं, दिलों में, लफ्ज़ों में और दुआओं में। साथियों, अपना अखलाक अच्छा बनाने की कोशिश करो। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, मैं अभी किसी को क्रिटिसिज्म इंडिविजुअली नहीं करूँगा, लेकिन मैंने देखा है बड़े बड़े झब्बे है ना, लेकिन वक़फ़ माफिया अगर इत्र की खुशबू आपके कपड़ों से आए तो कोई बड़ी बात नहीं। वक़फ़ माफिया तुम्हें कह रहा हूँ, अगर इत्र की खुशबू अगर आपके कपड़ों से आए तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं इत्र से है ना महका हूँ, मैं इत्र से महका हूँ, यही मेरी आरज़ू नहीं है। मैं इत्र से महकूँ, ये मेरी आरज़ू नहीं है। तमन्ना है कि मेरे किरदार से खुशबू आए। समझे दोस्तों, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो चेहरे पर दूसरा एक नकाब लगा के बैठे हैं और प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर चुके हैं। एक सिंपल चीज़ है यार दोस्तों, देने वाले ने अगर कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी इंडिविजुअल को चलो नहीं दिया, मैं एक स्पेसिफिक बात करता हूँ, मस्जिद को दिया है, दरगाह को दिया है, चलो वो अगर सपोज के मदद मास है, खिदमत मास है, तो उसकी कैटेगरी अलग है, लेकिन जिसको दिया है वो तो मस्जिद है, डीम्ड वक़फ़ है, मस्जिद, दरगाह, खानका, ईदगाह, कब्रस्तान है या नहीं है सेक्शन 3 के तहत, उसमें फिर क्या ई फॉर बट आ रहा है। अब जो चीज़ अगर मस्जिद में, दरगाह में आ गई है एज ए वक़फ़, फिर बाद में आप कहोगे कि अरे ये तो खिदमत मास है, मदद मास है, सब गलत, सब झूठ। उसका बेसिक फाउंडेशन ही मस्जिद है, दरगाह है। जैसे हमने चिंचपुर के अंदर FIR करवाया है दरगाह और मस्जिद की वक़फ़ की प्रॉपर्टी, जो वक़फ़ बोर्ड में रजिस्टर नहीं है, फिर भी उन कंसर्न्ड जो मैनेजर थे, उन लोगों ने प्रॉपर्टी बेची थी, उनके ऊपर FIR करवाया है आष्टी पुलिस स्टेशन में। वैसे ही जो मस्जिद को, दरगाह को कुछ प्रॉपर्टी अगर आई है वक़फ़ में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर FIR तो बिल्कुल होता है, बनना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए।
बाद में एक्सप्लेनेशन देंगे कि हमने ये लेकर आया, सब गलत है, सब झूठ बात है, नो एक्सक्यूज, नथिंग डूइंग, कुछ मानना नहीं है। मेम्बरान, मैं आप लोगों को थोड़ा सा सजेशन करना चाहूँगा विथ ड्यू रिस्पेक्ट। आप लोग मीटिंग के बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में जा रहे हो कि हमको 200 का स्टाफ चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए। मेरी नॉलेज के मुताबिक महाराष्ट्र में एज ऑन टुडे एटलीस्ट 1 लाख एकड़ के आसपास की वक़्फ़ की ज़मीन है, थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। लेट अस प्रिज्यूमिंग कि 1 लाख एकड़ हमारे पास में ज़मीन है, आउट ऑफ विच 1 लाख एकड़ वक़्फ़ प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 10% ऑफ प्रॉपर्टी इलीगल एक्वायर करके रखी है, पुलिस स्टेशन के लिए, तहसील ऑफिस के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, बस डिपो के लिए। दे आर यूटिलाइजिंग वक़्फ़ लैंड विदाउट पेइंग ए सिंगल पेनी टू द वक़्फ़ बोर्ड। मेम्बरान, आप इस ज़मीन को आइडेंटिफाई करके इन लोगों से रेडी रखने के, सबसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रेंट ले लो ना, वसूल करो। काहे को हम भीख मांगने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में जा रहे हैं? आज तो गवर्नमेंट हमारा ही अपना ही है, और गवर्नमेंट के नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मेम्बरान हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपको कुछ जरूरत नहीं है, सिंपल प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना है, रेंट कैलकुलेट करना है, रिसीवेबल फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक क्लेम करके छोड़ देना है। अगर आपको कंटिन्यू करना है, आपको ये फैसिलिटी अवेल करनी है, रेंट भर दो, मैं रेडी रखने के हिसाब से फिनिश इट ऑफ। दूसरा एक छोटा सजेशन ऐसा था कि जो मीटिंग आप लोगों की होती है, तो जो मिनट्स है आप लोगों के होते हैं, उस मिनट्स को आप ऑनलाइन कर दीजिएगा, प्रेजेंट मिनट्स भी और पहले के भी, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको भी मालूम है, नॉलेज में आपके कि कितने बोगस एनओसी चल रही है सर, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइड हो जाएंगे सर, बिल्कुल। हाँ, मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा स्कैनिंग करने में टाइम जाएगा, 2 महीने जाएंगे, लेकिन अगर सारे मिनट्स ऑनलाइन हो गए ना, तो सब एक्सपोज हो जाएंगे, एवरीबडी। और किसी को छुपाना नहीं है हमको, ना किसी को बचाना है। सारे मिनट्स को आप इमीडिएटली ऑनलाइन कर दीजिएगा सर। और जिसको उसकी कॉपी चाहिए रहेगी, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, जैसे हम रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन में जाते हैं, वहाँ पे हम कॉपी मांगते हैं, तो हमको कुछ 100 रुपये या 200 रुपये भरना पड़ता है, वैसा आप भी कर दीजिए सर, कि जिसको कोई सर्टिफाइड कॉपी चाहिए वो 200 रुपये भर दे, कॉपी ले ले, काम हो जाता है सर, आपका काम आसान हो जाएगा। सिमिलरली, जो आप लोग 2-2 महीने के बाद में मीटिंग हो रही है, आप देख लीजिएगा पिछले हर मीटिंग 2-2 महीने के बाद हो रही है, तो सर इसमें क्या होता है कि बैकलॉग बढ़ते जा रहा है। एक सजेशन ऐसा है कि आपके जो अभी 10 मेंबरान हो गए, 11 मेंबरान हो गए, उसमें से 2 या 3 मेंबर को आप प्राइमरी हेयरिंग करने का एक पावर डेलीगेट कर दीजिएगा कि भाई सेक्शन 69 की है, सेक्शन 42 की प्राइमरी इंक्वायरी आप कर लीजिएगा। डोंट क्लोज द फाइल। कंप्लीट करने के बाद में, दोनों पार्टी को सुनने के बाद में, दोनों पार्टी के डॉक्यूमेंट को जमा करने के बाद में फाइनल हेयरिंग के लिए पूरे बोर्ड के सामने रखा जाए और पूरा बोर्ड डिसाइड करे। तो क्या रहेगा सर कि आपके पास में जो मैटर्स आएंगे ना, वो सब उधर से पूरा क्लीन होकर आपके पास में आएंगे और आप फास्ट काम कर सकते हो और डिसीजन ज़्यादा डिले हो सकते हो सर। बाकी दूसरा तो फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मुझे किसी एक मेंबर ने बताया कि यार आरिफ तो इतना वक़्फ़ में काम करता है, तो वक्त कैसे देता है, कैसे करता है। अल्लाह अकबर। आप लोग जो है, जिन्होंने मुझे कहा, मैं उनसे कह रहा हूँ कि सर आप 2 बजे उठते हो और मेरा दिन शुरू होता है 5:30-6 बजे सर। फ़र्क तो यही है, बाद में तो अल्लाह की हिदायत है। सुबह 6 बजे के बाद में मेरी नमाज इबादत करने के बाद में मेरा दिन स्टार्ट होता रहता है। 3-4 बजे तक के मेरे दिन के सारे रूटीन खत्म हो जाते, उसके बाद में तो टाइम मिल ही जाता है। और लेटर लिखने में टाइम कितना लगता है सर? अगर आपकी नीयत साफ़ है, दिल साफ़ है और दिमाग क्लियर है, तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है। दोस्तों, मैं जाते जाते आप लोगों से फिर एक छोटा सा मतलब कि बात करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, आप अपने लिए, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इतनी आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप लोगों से विदा लेता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह अकबर। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।